नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान, सीएम धामी से विधानसभा देहरादून में मुलाकात, सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा बनकर रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरा आरोपी गौरवनाथ चल रहा फरार, विधायकों को मंत्री बनाने का दे रहे थे ऑफर। पिरान कलियर में जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने का मामला, मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति के अधिकारियों पर लगा आरोप, परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। तीर्थ नगरी की गरिमा को तार-तार करने वाली गिरफ्तार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े गए 21 शराबियों पर लगातार भारी भरकम जुर्माना। और उत्तराखंड में लगातार बदल रहा मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड पहुंचे हैं सीडीएस अनिल चौहान। तो एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीडीएस अनिल चौहान उत्तराखंड पहुंचे हैं। सीएम धामी से विधानसभा देहरादून में की मुलाकात, सीएम धामी ने सीडीएस का शॉल उड़ाकर किया स्वागत, सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। सेना द्वारा राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर भी हुई विस्तृत चर्चा। उत्तराखंड सैन्य भूमि है, कहना सीएम धामी का। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में दे रही अधिक अवसर, राज्य की सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। तो वहीं उत्तराखंड में विधायकों को फर्जी कॉल करने वाले जो है आरोपी, वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बनकर विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरा आरोपी गौरवनाथ चल रहा फरार। हरिद्वार पुलिस ने आरोपी प्रियांशु पंत को दिल्ली से और उधम सिंह नगर पुलिस ने आरोपी उवेश अहमद को किया गिरफ्तार। गौरवनाथ पीएम के कार्यालय का सचिव बनकर पहले भी कर चुका ठगी। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दे रही दबिश। आरोपियों ने प्रदेश की राजनीति में मचाई थी हलचल, पैसों की तंगी और लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन 3 दोस्तों ने रची थी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। आरोपियों ने विधायकों को कॉल करके ठगने की कोशिश की थी, विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर और पार्टी फंड के नाम पर पैसे की डिमांड की थी। रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और नैनीताल विधायक सरिता आर्या को की थी कॉल। रुद्रपुर में अभिषेक मिश्रा द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि वो रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा जी के सहयोगी हैं और उनके माध्यम से तहरीर में ये प्राप्त हुआ कि शिव अरोड़ा जी को किसी ने केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र बनकर एक कॉल किया, एक फ्रॉड कॉल किया और उसमें उनके द्वारा उनको मंत्री बनाने की एवज में 3 करोड़ रुपए की अपेक्षा की गई। जब विधायक जी को इसमें संदेह हुआ और जब उनको धमकी दी गई कि अगर उनके द्वारा ये बात नहीं मानी जाएगी तो उनको झूठे केस में फंसाया जाएगा, उनके द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी गई और कोतवाली रुद्रपुर में इसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया एक्सटॉर्शन की धाराओं में। इसमें हमारी एसओजी की टीम और जो हमारी कोतवाली रुद्रपुर की टीम है उन दोनों के द्वारा मिलकर काम किया गया और इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसके नाम पर ये फोन नंबर रजिस्टर्ड था उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ विवेचना में ये भी सामने आया कि इसके 2 सहयोगी थे जिनके द्वारा ये कॉल्स की जाती थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अभी पूरी तरह कार्यरत है। इसके अलावा ये भी जानकारी में आया कि इस गिरोह के द्वारा अन्य विधायकों को हमारे राज्य के और अन्य राज्य के ये कॉल किए जा रहे हैं और उनसे भी इसी तरह फिरौती की मांग की जा रही है। इसमें भी हमारी पुलिस इन सभी जो भी एफआईआर अन्य दर्ज हुई है उनमें भी बाकी राज्यों से और बाकी जनपदों से इसमें अभी सहयोग ले रही है। तो वहीं सहकारी समिति के चुनाव में तेलूराम सैनी ने बहुउद्देशीय मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति लिमिटेड के अधिकारियों पर जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने भारी आक्रोश है। बता दें कि मामला मेहवड़ खुर्द साधना सहकारी समिति लिमिटेड का है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को कागजातों में मृतक घोषित करने का मामला सामने आया है। वहीं तेलूराम सैनी ने बताया कि मेरे पिता जग्गू सिंह निवासी माजरी को मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने दस्तावेजों में मृतक घोषित कर दिया है, लेकिन मेरे पिता की लगभग
77 वर्ष की उम्र है, जो अभी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने मेरे पिता को मृतक घोषित किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी मुझे क्या पता, मैं तो चलाना है जी, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। वो तो अच्छा, हाँ साल जाऊंगा तो हाँ आगे लिया जुम्माई में 10 साल जुम्मा और तरीके की कार्रवाई चाहते हैं। जिन्हें को फाइनल सूची लगनी थी, तो कल इन्होंने पर्चे निरस्त कर दिए गए, जिसमें तारावती का भी पर्चा था। जो पर्चा देख खुद भरा गया है उसमें। और देहरादून से अब खबर सामने आ रही है, जहां पर दून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग 2 जगहों पर नकबजनी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली के अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह मुन्ना गैंग को किया गिरफ्तार। घटना में शामिल मुन्ना गैंग के मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरों ने घर में चोरी की घटना को दिया था अंजाम। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीम का किया गया गठन। जांच पड़ताल में दिल्ली के शातिर नकबजन गैंग का घटना में शामिल होना आया सामने। राशिद खान, फैजान और अमन के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल किया बरामद। दिल्ली का हिस्ट्री शीटर है राशिद खान। राशिद खान के खिलाफ दिल्ली के कई थानों में लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को किया सीज। तो वहीं तीर्थ क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर नशे में मदहोश हो रहे 21 शराबियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। ऋषिकेश के कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देशन पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार की टीम जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में 21 शराबियों को पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया गया है। शराबियों के घर वालों को भी उनकी हरकतों के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही उन्हें दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। तो खबर आप तक ऋषिकेश से पहुंचा रहे, जहां पर सार्वजनिक तौर से शराब पीने वाले शराबियों पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तीर्थ क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ ये पुलिस का अभियान जो है लगातार जारी है। और इसी कड़ी में अब पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर नशे में मदहोश हो रहे 21 शराबियों को गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। अपना जो है यहां पर सार्वजनिक तौर पर जब शराब पीते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट है और आगे क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है? बिल्कुल संदीप, इन दिनों जो है पूरे राज्य में जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर भोजन करने वाले हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। और इसमें मुख्य तौर पर फोकस तीर्थ नगरी, धर्म नगरी पर किया हुआ है। चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे आसपास का इलाका हो जहाँ पे लोग तीर्थ के लिए आते हैं या धर्म कर्म करने के लिए आते हैं, ऐसे स्थानों पर अगर सार्वजनिक तौर पर अगर शराब पी जाती है तो समाज का तो माहौल खराब होता है, लेकिन तीर्थ नगरी और धर्म नगरी की छवि भी खराब होती है। और माँ बेटियां जो घर से बाहर निकलती हैं शाम के समय, उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है। इसके लिए लगातार जो है शिकायतें पुलिस के पास पहुंची है और इन शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद जो है पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लेना शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड के हर थाने में एक बस लगी हुई है जो शाम को सार्वजनिक तौर पर बाहर निकलती है और जो सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं, माहौल खराब करते हैं समाज का, उनको गिरफ्तार करती है और उनको लेकर के आती है। और पुलिस इन लोगों की वीडियो और फोटो भी खूब वायरल करती है ताकि ये समाज में शर्मसार हो और अपनी इन हरकतों को जो है वो कम कर सके। तो इसी कड़ी में जो है 21 शराबी जो है ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने जो है कल रात यहाँ पकड़े हैं। उनको बस से लेकर आया गया, कोतवाली में लगाया, उनको फटकार भी लगाई, उनके परिजनों की इस बात की जानकारी भी दी और उन पर भारी भरकम जो है जुर्माना भी लगाया। जुर्माना वसूल करने के बाद इनको हिदायत देकर के फिलहाल छोड़ दिया गया है कि दोबारा से इस प्रकार की हरकत ना करें। अगर इस प्रकार की हरकत करते हुए ये फिर पकड़े जाते हैं तो इनके खिलाफ जो है और ज्यादा कड़ी कानूनी कार्रवाई
की जाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस का यह साफ संदेश दे दिया है पूरे राज्य में या पूरे शहर के अंदर कि अगर तीर्थ नगरी की आबो हवा को खराब करने की कोशिश की जाएगी तो उनके साथ भी इसी प्रकार का जो है पुलिस जो है वो व्यवहार करेगी, उनको जो है संसार करेगी और उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाएगी, उनको फोटो वीडियो को भी वायरल किया जाएगा। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि वो सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का नशा ना करें और पुलिस की इस कार्रवाई से बचें। संदीप। दीपक, क्या अभी कुछ इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि ये जो पकड़े गए शराबी हैं वो स्थानीय है या फिर दूसरे राज्यों से आए हुए पर्यटक हैं? बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। हम अपने दर्शकों को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि ये जितने भी शराबी पकड़े हैं ये स्थानीय है, ये पर्यटक नहीं है। अगर पर्यटक का जो क्षेत्र है वो हमारे आसपास में लगता है, मुनि की रेती है, स्वर्गाश्रम में, पर्यटक यहाँ पर ज्यादा आता है और अगर पर्यटक आता भी है तो उसकी सबसे बड़ी पसंदीदा जो जगह बनती है या तो वो गंगा तटों को गंदा करने का काम करते हैं, यहाँ पे झील और झरने हैं वहां पर इस प्रकार का काम करते हैं। उन पर भी पहले कई बार इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पे पुलिस कर चुकी है और ऋषिकेश का जो त्रिवेणी घाट है यहाँ पर भी जो है कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो बाहर के पर्यटक आते हैं और वो यहाँ पे जो है गंगा के किनारे जो है मदिरा का सेवन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन अभी तक इस सीजन के अंदर अभी तक पर्यटकों का तो ऐसा कोई रोल अभी तक दिखाई नहीं दिया। लेकिन स्थानीय लोग जो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि तीर्थ नगरी की गरिमा क्या है और इस गरिमा को ठेस पहुंचाने का मतलब क्या है, उसके बावजूद वो सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, तो उसको लेकर के समझा जा सकता है कि लोगों की मानसिकता तीर्थ नगरी को लेकर के कहां जा रही है। इसमें सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए पुलिस ने ये एक्शन यहाँ पे लेना शुरू किया है। जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर जो है ये पूरी कार्रवाई जो है पूरे जनपद में चलाई जा रही है और उत्तराखंड के 13 जिलों में भी इस प्रकार का नजारा जो है देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो हवालात के जो दरवाजे हैं वो आप लोगों के लिए खुले हैं और यहाँ पर आपके ऊपर कड़ा एक्शन होने वाला है। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहकारी समिति के चुनाव में तेलूराम सैनी ने बहुउद्देशीय मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति लिमिटेड के जिलाधिकारियों पर जिंदा व्यक्ति को मृतक घोषित करने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों में भारी आक्रोश है। बता दें कि मामला मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति लिमिटेड का है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को कागजातों में मृतक घोषित करने का मामला सामने आया है। वहीं तेलूराम सैनी ने बताया कि मेरे पिता जग्गू सिंह निवासी गाजरी को मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने दस्तावेजों में मृतक घोषित कर दिया है, लेकिन मेरे पिता की लगभग 77 वर्ष की उम्र है जो अभी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने मेरे पिता को मृतक घोषित किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे क्या पता, मत चलाना है जी, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। बहुत हूँ, हाँ साल जाऊँ मैं तो, हाँ आगे लिया जुम्माई में इतना साल जुम्मा और तरीके की कार्रवाई चाहते को फाइनल सूची लगनी थी तो कल इन्होंने पर्चे निरस्त कर दिए थे, जिसमें तारावती का भी पर्चा था। जो पर्चा देख खुद भरा गया है उसमें इन्होंने बताया कि आपका क्रमांक संख्या 34 की जगह 84 है, पर हमने 34 ही भरा था। वो पता नहीं इन्होंने कैसे किया, क्या किया, उसमें वो खामियां पाएगी। उसके बाद फिर आज हम आए तो यहाँ देखा हमने सूची देख लो भाई किस किस की वोट है हमारी यहाँ, तो देखा मेरे पिताजी की वोट उसमें इन्होंने मृतक घोषित किया हुआ, मृतक वो जिंदा है। फिर हमने रजिस्टर देखा, रजिस्टर चौकी इंचार्ज साहब यहाँ पर आगे थे क्योंकि हमने इनके रजिस्टर को हाथ लगाना उचित नहीं समझा कि सरकारी संपत्ति है, तो उन्होंने आके इनका रजिस्टर देखा तो उसमें वास्तव में मृतक ही लिखा गया। फिर यहाँ के कर्मचारियों से बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किसने लिखा। फिर उन्होंने कहा दूसरे को पूछो, उसने कहा मुझे भी नहीं पता, ये तो हमारे से पहले ही लिखा हुआ आ रहा। वोट कटने की जगह उन्हें मृतक ही दिखा दिया इन्होंने। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच करके इनके खिलाफ जिसने भी लिखा हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। ये आपको बता रहे हैं कि जहां पर लगातार मौसम का मिजाज उत्तराखंड में लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, दून समेत 7 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश होने के आसार। प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा, पहाड़ी क्षेत्र में पाला बन रहा मुसीबत। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। 20 फरवरी को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम खराब होने की संभावना। 21 फरवरी से प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क।
अब खबर देहरादून से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है, संसदीय कार्य मंत्री के बयान की उन्होंने निंदा की है। संसदीय कार्य मंत्री कांग्रेस विधायकों को न दे सलाह, कहना यशपाल आर्या का। मंत्री का आरोप, भावनाओं और विधायकों को पहुंचती है ठेस। मंत्री का सदन में करेंगे विरोध, लेंगे विधिक राय। कांग्रेस विधायकों पर न लगाए अनर्गल आरोप। मंत्री अपने बयान पर मांगे माफी। सत्ता पक्ष को देखना चाहिए अपना आचरण और व्यवहार। जनता के मुद्दों के सवालों से भागते हैं मंत्री। उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। और जिस तरह का आरोप लगाया है, ये गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, एक इल्जाम है, आरोप है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया है उसके लिए हम अन्य विधिक राय भी देंगे। सदन में बहुमत, प्रचंड बहुमत है, लेकिन इसके मायने यही नहीं कि वो हमारे माननीय सदस्यों पर अलग अलग आरोप लगाएं, मिथ्या आरोप लगाएं। अगर इसमें सच है तो सच सामने आना चाहिए। क्यों नहीं, किस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिए? यह आरोप निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को, हमारे माननीय विधायक हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और सभी माननीय विधायक कांग्रेस के इसकी प्रशंसा करते, निंदा करते। तो वहीं कैबिनेट बैठक में सख्त भू कानून को मंजूरी मिल चुकी है और इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री ने दी है। कैबिनेट बैठक में सख्त भू कानून को मिली मंजूरी। भू कानून को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान, जनभावनाओं के अनुरूप सीएम धामी हमेशा करते हैं कार्य, कहना प्रेमचंद अग्रवाल का। सीएम धामी ने पहले ही कहा था कि आगामी सत्र में सख्त भू कानून लाने का करेंगे काम। मंत्रिमंडल ने आज दी मंजूरी, जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून लाने का किया काम। उत्तराखंड की भूमि से उत्तराखंड वासियों की जुड़ी है भावनाएं। प्रदेश की जमीन जिस उपयोग में ली जाती थी, लोग उसका करते थे दुरुपयोग। उत्तराखंड में अब इस प्रकार के नहीं होंगे कार्य। यह ऐतिहासिक कदम लाएगा बड़ा बदलाव। लेकिन निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप माननीय धामी जी हमेशा काम करते रही है। किसी भी विषय को आप उठा लें, माननीय धामी साहब का भी सोच ये है कि हम उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए हम अच्छा काम करें। तो वो अध्यादेश के बारे में भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम आगामी सत्र, यानी जो अभी सत्र चल रहा है, उसमें सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे और जिसको आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जब ये कल टेबल होगा या जब भी टेबल होगा, क्योंकि उसके बाद ही इसमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी, लेकिन ये तय है कि सरकार की जो मंशा थी जन भावनाओं के अनुरूप उसको लाने का काम किया है। यानी कि अब हमारे यहाँ की जो जमीनें हैं वो कम से कम जिस उपयोग में ली जाती थी और लोग उसका दूसरा उपयोग करते थे, अब इस प्रकार के काम हमारे उत्तराखंड की धरती पे नहीं हो पाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, धामी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रही है, पहले यूसीसी और अब सख्त भू कानून को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। हाँ, बिल्कुल कहें संदीप, जिस हिसाब से लगातार हम कह रहे हैं कि भू कानून को लेकर यहाँ पिछले अगर कहें तो लगभग 1 साल हो चुका है, लगातार लोग आंदोलित थे, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे थे और बहुत बड़ी डिमांड यहाँ के लोगों की थी, उत्तराखंड वासियों की थी। अब एक सख्त भू कानून लाया जाए। जो लोग बाहर से यहाँ पर आके जमीनें खरीद रहे हैं और जिस उपयोग के लिए वो जमीन खरीदते हैं वो उपयोग नहीं करते हैं, उसके लिए लोगों में रोष था यहाँ पर और लगातार इस चीज को लेकर लगातार बातें चल रही थी
और आज कहूँ तो मंत्रिमंडल की बैठक हुई आज यहाँ पर, और इसमें स्पष्ट रूप से आज सख्त भू कानून को लाने को मंजूरी हुई है। और विधानसभा सत्र चल रहा है, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि बहुत सख्त भू कानून हम यहाँ प्रदेश के लाएंगे, लोगों के जो यहाँ की हितों को ध्यान में लेके लाएंगे, जो यहाँ पब्लिक डिमांड है उनके हित के उस पर लाएंगे। तो आज वही हमने देखा है कि आज भू कानून को, सख्त भू कानून को बताया जा रहा है कि हिमाचल से भी ये कठिन हो सकता है। इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और मुझे लगता है अब जो सत्र चल रहा है, कल बजट सत्र है, मुझे लगता है एक आध दिन में ही ये रखा जाएगा और एक सख्त भू कानून प्रदेश में लागू होगा। बिल्कुल कमल, जिस तरह से जो है सरकार एक के बाद एक नए फैसले ले रही है, हालांकि विपक्ष जरूर इसका विरोध करता हुआ नजर आता है, चाहे यूसीसी की बात कर लें उसमें भी विपक्ष का विरोध नजर आया था, और अब जब सख्त भू कानून की बात हो रही है तो इसको लेकर विपक्ष किस तैयारी में है, सदन में क्या कुछ हंगामा करने वाला है? हाँ, लगातार हम कहें कि अगर जब से कल से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ है तभी से हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में लगातार नोकझोंक हुई है। और जब अभिभाषण राज्यपाल पढ़ रहे थे तब भी यहाँ पर काफी हंगामा हुआ, और वो देख रहे थे आज भी कई जगह जब प्रश्नकाल चल रहा तब हंगामा हुआ। तो लगातार कहीं ना कहीं नोकझोंक बनी हुई है। विपक्ष यही मांग कर रहा है कि जो सत्र का अवधि है इसको लगातार बढ़ाया जाए। तो इसमें कई प्रकार की नोकझोंक हो रही है, कई बार व्यवस्था के प्रश्न भी उठे हैं, लेकिन सरकार का यही कहना है कि आप इसको चलने तो दीजिए, फिर जब समय आएगा तो इसको हम देखेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि आप सत्र को शांतिपूर्ण चलाएं और पूरे नियम कानून से चलता रहे, जिससे सारी बातें लोगों की आए, जनहित की बातें आए, लोगों का प्रश्नकाल आए और कई चीजें निकल के भी आए। तो ये चीजें निकल के आ रही है और मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब लगातार हम देखते रहते हैं नोकझोंक जारी हो, कई चीजों में लगातार पक्ष विपक्ष होती है, लेकिन सदन चल भी रहा है, बीच में बजट भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो सरकार भू कानून ला रही है यहाँ पर, वो देखना है कि अब कैसा होगा क्योंकि लगातार जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि बहुत जो है कानून कड़ा कानून होगा। उसमें कुछ जो बातें निकल के भी अभी तक निकल के आई है कि जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं, इसमें 2 जिले छोड़कर 11 जिलों में बाहर वाले लोग, जो बाहर के व्यक्ति होंगे, वो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की जमीन बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। और मतलब कहीं ऐसे कड़े प्रावधान बताए जा रहे हैं इस भू कानून में होंगे। वही देखना है कि जब ये पटल पे आएगा और सारी पिक्चर क्लियर होगी तब इसमें सारी चीज निकल के आएगी। जिस जो पब्लिक यहाँ की, जो यहाँ के लोग और जो ये लगातार आंदोलित थे और लगातार डिमांड कर रहे थे कि सख्त भू कानून आए, वो कानून आ रहा है क्या, कैसा कानून होगा, जनहित में होगा या किस प्रकार का होगा। तो इसी को लेकर पर बताया जा रहा है कि जो भू कानून है वो भंग सदन होगा। और जो हिमाचल की तरफ दी जाती है कि वहाँ बहुत कठोर कानून है, उससे भी अधिक कानून यहाँ पर लाया जा रहा है। बिल्कुल कमल, लगातार जिस तरह से मांग हो रही थी भू कानून की और अब धामी सरकार लाने की भी तैयारी में, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस भू कानून की जरूरत क्यों पड़ रही थी? हाँ, वही मैं कहूँ कि जब खंडूरी जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर से अगर बात करें तब यहाँ एक भू कानून आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस भू कानून में संशोधन किया गया था। तो उसके बाद हम यहाँ देख रहे थे लोगों की लगातार यहाँ देख रहे थे, चाहे वो पर्वतीय जितने भी जिले थे, अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर आके काफी लैंड खरीद लेते थे और जिस उपयोग के लिए वो लैंड खरीद लेते उस उपयोग को यहाँ पर वो कर नहीं रहे थे। तो इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि आप जहां भी उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जाओगे तो अधिकतर बाहर के राज्यों के व्यक्तियों ने यहाँ पर लैंडें खरीदी हैं। इसी को लेकर एक विरोध यहाँ पर निकल रहा था और लगातार यहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे कि यहीं के लोग यहाँ की जमीनों खरीद पाए, लेकिन जो बाहर के राज्य है वो यहाँ न खरीद पाए। और वो जो जमीन खरीद भी रहे हैं, जिस उपयोग के लिए खरीदते हैं कि हम ये उपयोग करेंगे, लेकिन वो उपयोग नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसको लेकर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे थे। तो वही स्थिति को देखते हुए यहाँ पर अब सरकार से जो लगातार डिमांड कर रहे थे, लोगों की लगातार डिमांड हो रही थी कि सख्त भू कानून लगाए, उसी को देखते हुए आज सरकार ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी है और इसको अब सदन के पटल में भी रखा जाएगा। कमल, एक बार ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नया भू कानून है वो सिर्फ जमीन की खरीद और बेच तक ही सीमित रहेगा या फिर जिस तरह से अवैध निर्माण की खबरें हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं उसको लेकर भी इसमें कुछ प्रावधान किए जाएंगे? हाँ, जब ये कानून आएगा, क्योंकि अधिकतर बाहर के राज्य के लोग आके कहीं ना कहीं यहाँ के नियमों का पालन नहीं करते, उनको दरकिनार करते हैं। जब ये स्थिति बनेगी कि बाहर के लोग नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं कमी आएगी। पर यह भी हमें देखना होगा
कि इसमें क्या क्या प्रावधान रखे जाते हैं, क्योंकि जब बताया जा रहा है कि बहुत कड़े प्रावधान रखे गए हैं, पर अब इसका इंतजार करना है जब पूरी पिक्चर जब सदन पटल पे आ जाएगा और पूरी पिक्चर निकलेगी क्या क्या इसमें प्रावधान रखे गए हैं, ऑथेंटिक जब चीज हो जाएगी तो इसमें पता चलेगा कि कहाँ कितना क्या हुआ। अब हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा, पर उन चीजों में भी कहीं ना कहीं जब सख्त वो कानून आएगा तो उससे भी इसमें कमी जरूर आएगी। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।